स्ट्रेस को झेलने का थ्रेशोल्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ और मुझे ज़्यादा समस्या ना हो? बहुत हद तक ये कंट्रोल किया जा सकता है अगर लोग सिर्फ एक दूसरे को सुनना शुरू करते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर हम जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो हम पागल हैं। फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं क्या अगर एंजाइटी है तो? कई लोग आते हैं जो बोलते हैं हम अचानक बेहोश हो जाते हैं। कैंसर्स रिलेटेड हैं स्ट्रेस से। अगर किसी की नींद कम है तो उनकी एंजाइटी और बढ़ेगी। सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, क्या ये भी हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा रहा है? सोशल मीडिया एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन एक ही चीज़ है। अकेलापन, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं, वो उतना ही हानिकारक है जितना दिन का 20 सिगरेट पीना। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से कितनों को सच में फ़ोन मिला सकते हैं? आज ही एक्सरसाइज करके देखिए। मेरे खुद के फॉलोअर्स में मुझे लगता है मुश्किल से 10-15% होंगे जो जिनसे मैं एक्चुअल रियल लाइफ में इंटरेक्ट करूँ। जब कोई पेशेंट आता है तो पहले उसके फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराई जाती है। वो क्या एक्सरसाइज है? जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए। 5 चीज़ें आप छू के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। पहले आप उन्हें प्रेजेंट में लेकर आए। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग। सब कुछ है तो क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता। ऐसी मनोदशा बहुत सारे लोगों की होती है जिनको ये समझ में नहीं आता कि अपनी बेचैनी को लेकर घर जाएं, दफ्तर में चले जाएं या सब कुछ छोड़कर कहीं और निकल जाएं। आपके मन में भी कभी कभी आता होगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे ब्रॉडली बेचैनी या एंजाइटी का नाम दिया जाता है। ये एंजाइटी वजह से भी हो सकती है और क्या बेवजह भी हो सकती है। ऐसे ही सवालों के जवाब और इन गुत्थियों को सुलझाएंगे आज हमारे साथ हैं दीक्षा पार्थसारथी, जो कि लोगों के मन की गुत्थियों को सुलझाती हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं और पीएसआरआई हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दीक्षा। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। आपके पास जो लोग आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई एंड इट टुक यू अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हैं। वाकई कोई रियल प्रॉब्लम है या बस कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आए हैं? तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा काम ही है बहुत ठहराव के साथ समझना लोगों की प्रॉब्लम को। साइकोलॉजिस्ट होने का एक ये भी रूल होता है कि हम किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते हैं कभी भी। हम किसी को जज नहीं करते। तो अगर कोई पेशेंट आता है मेरे पास या कोई आजकल जब किसी को पता चलता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो कोई बहुत लोग ऐसे सुझाव लेने भी आ जाते हैं कि आप बताइए ऐसे क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मेरा काम है पहले अच्छे से सुनना कि क्या परेशानी है, क्या वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं या जेन्युइनली कोई बड़ी परेशानी है जिसके लिए मुझे उन्हें गाइड करना है। तो मैं पहले आराम से सुनती हूँ। जैसे हमारे सेशंस 1 घंटे के होते हैं तो मैं कभी कभी 1-2 सेशन जो मान लीजिए 1-2-3 घंटे ले लेती हूँ सिर्फ प्रॉब्लम समझने के लिए। एक पेशेंट के साथ 1 से 2 घंटे? बिल्कुल। तो जिसमें जैसे सिर्फ वो बोल रहा होता है? वो बोल रहे होते हैं और बीच बीच में अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को बेहतर समझने की ज़रूरत है, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो हाँ, लेकिन ज़्यादातर बोलने का काम मैं पेशेंट पे ये छोड़ती हूँ कि आप ही बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी दुनिया ऐसी है, लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग सब बिजी होते हैं, किसी को किसी की बात सुनने का टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए भी आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ की इतनी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम किसी को बता नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे आपने बोला बेचैनी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आजकल इतना स्ट्रेस हो रहा है लोगों को। बहुत हद तक ये कंट्रोल किया जा सकता है अगर लोग सिर्फ एक दूसरे को सुनना शुरू करते हैं। तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उन्हें वो 1 घंटा मैं बोल देती हूँ ये आपका टाइम है, मैं यहाँ पे आपको कुछ जज नहीं करूँगी, आप जो मुझे बता रहे हैं वो किसी और को बात बताई नहीं जाएगी क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एक एथिकल और लीगल प्रिंसिपल होता है हमारा कि जो भी बात होती है उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ या उनके बच्चों तक को नहीं बताई जाती है, ना कि डॉक्टर जो जिसने रेफर करा उन्हें भी नहीं बताई जाती है वो बातें। तो वो सब इंश्योर करने के बाद हम बोलते हैं उन्हें कि अब आप आराम से अपनी बात जो भी आपके मन में चल रहा है आप बता सकते हैं। तो वो बताते हैं। कई बार बातें छोटी होती हैं जिसको वो बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने मन में और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है। और कई बार बड़ी बातें भी होती है जैसे किसी का कोई लव्ड वन, कोई करीबी किसी की डेथ हो गई है, किसी का डिवोर्स चल रहा है और या किसी का जॉब रिलेटेड स्ट्रेस चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है। तो छोटी मोटी या बड़ी बातें जैसी भी होती हैं हमारे लिए वो पेशेंट ही है, इम्पॉर्टेंट है। आसपास के लोग, परिवार वाले, दोस्त सलाह लेने आते हैं? बिल्कुल आते हैं सब।
फ्री का सलाह देने के लिए मिल गए हैं लोग, तो फिर उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई यही है कि हम बस शक्ल देके और बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो कि ऐसा होता नहीं है। काफ़ी बड़ा मिथ है हाँ। साइकोलॉजिस्ट को लेके कि हम माइंड रीड करते हैं या फेस रीड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब हमें बताएंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम तभी उससे रिलेटेड आपको गाइड कर पाएंगे। आपने कहा दीक्षा कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम है कि कोई किसी को सुन ले, तो आजकल लोग एक दूसरे को, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, एक दूसरे को सुनते नहीं है, पेशेंस नहीं है या टाइम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन ही नहीं है? तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च फैक्ट बताती हूँ कि रिसर्च में बताया गया है कि अकेलापन, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं, वो उतना ही हानिकारक है जितना दिन का 20 सिगरेट पीना। तो अच्छा। हाँ जी, तो ये रिसर्च का फैक्ट है, एविडेंस बेस्ड है कि लोनलीनेस आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और काफ़ी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का कारण भी लोनलीनेस बनती जा रही है। तो बिकॉज हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, हम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ शेयर नहीं, या तो टाइम नहीं है लोगों के पास या फिर वो जेन्युइनली उनमें पेशेंस नहीं है, जैसे आपने बोला, कोई भी रीज़न हो तो नहीं बता पाते हैं, तो हम उतना ही अकेले होते जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हम टीवी देख लें या सो जाएं या अलग रह लें, ताकि हम हमारी जो अंदर की वीकनेस है या हमारी जो एक्चुअल परेशानियां हैं वो किसी को ना पता चले और लोग हमें जज ना करें। तो इसलिए भी लोग नहीं बताते हैं। तो वो लोनलीनेस कारण बनती जा रही है कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो उन्हें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पाएगा या लोग हमें जज करेंगे, उस वजह से नहीं करना चाहते हैं। और एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सुनते हैं कई बार, लेकिन वो सुनते हैं रिप्लाई करने के लिए, कि हम सुनेंगे लेकिन हम उसी टाइम सोच रहे हैं कि हम इसका जवाब क्या देना है। तो वो सुनना नहीं होता है। हम सुनना चाहते हैं समझने के लिए। आप अगर आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं समझूं उस प्रॉब्लम को और उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे गाइड करूं, ना कि आपकी प्रॉब्लम का मैं इमीडिएट सोल्यूशन दे रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, या अगर मुझे आपकी बात चोट पहुंचा रही है तो मैं अचानक उसका रिप्लाई करूं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो आजकल ये प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में कि लोग सुनते हैं लेकिन सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी जब सुन रहे हैं तभी तय कर चुके हैं कि इसका जवाब ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए आते हैं, एक्चुअल में अगर सपोज एक मोटा मोटा आंकड़ा लें कि 10 मरीज आपके पास आते हैं, उनमें कितने % की प्रॉब्लम वाकई जेन्युइनली प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या सीरियस इशू होता है, और कितने ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक वेंट चाहिए कि कोई हमें सुन ले? बिकॉज मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली जो केसेस आते हैं वो थोड़े सीरियस ही होते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस या एंजाइटी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि उनमें फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो जैसे कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें काफ़ी टाइम से सिर में दर्द हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि हम फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कई लोग आते हैं जो बोलते हैं हम अचानक बेहोश हो जाते हैं और समझ नहीं आ रहा क्यों बेहोश हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मिर्गी की बीमारी हो गई है, पर फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल निकलता है, कोई मतलब फिजिकल कॉज नहीं है कि आपको ऐसी बीमारी क्यों हो रही है। फिर वो मेरे पास भेजते हैं डॉक्टर उन्हें कि आप बात करके देखिए कि क्या परेशानी, कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है। तो फिर हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी इतने टाइम से चल रही है उनकी लाइफ में कि अब वो बॉडी रिएक्ट करने लग गई है। तो काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं, लेकिन हाँ कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको, जैसे मैंने बोला, या तो वो लोनली हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, उन्हें बस चाहिए कि कोई मेरी बात सुन ले, और उससे ही वो, मतलब जब वो 1 घंटे के बाद बात करने के बाद वो निकल रहे होते हैं तो वो मुझे, जैसे कोई बड़ा है तो आशीर्वाद दे के जाता है या आपको बोल के जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा, या कि अंदर से सारी बातें निकल गई। लेकिन बीइंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप मोस्टली सीरियस केसेस आते हैं। वहीं मेरे काफ़ी कॉलीग्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उनके पास काफ़ी ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें रोज़ की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, जो वो चाहते हैं कि किसी से बात करने से कोई गाइडेंस दे दे तो वो ठीक हो जाए। आपने कहा कोई सिर दर्द की शिकायत लेके आ रहा है, कोई बार बार बेहोश हो रहा है, और आपने ये भी कहा कि 20 सिगरेट पी ली या फिर आप लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हैं, एक ही बात है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है तो हमें मेंटली परेशान करेगा। फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं क्या अगर एंग्जाइटी है तो? बिल्कुल आते हैं। जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस या गुस्सा आना, इन सारे चीज़ों का अगर टाइम से आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे, टाइम से अगर आप किसी से इलाज नहीं करवाएंगे या इसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, तो ये बढ़ते बढ़ते फिर फिज़िकल इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो जैसे एंग्जाइटी में
किसी को कैसे पता चलता है कि वो एंग्शियस है? अंदर से घबराहट होती है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, पसीना आने लगता है, तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमें, लेकिन हम उसको टाइम से नहीं एड्रेस करेंगे तो हार्ट बीट बड़ी हुई आपकी हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई बीपी, लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है हाई बीपी की। अगर स्ट्रेस बहुत टाइम तक बॉडी में है जो हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो जब आपने अगर नोटिस किया होगा कभी कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या एंग्शियस हैं, तो आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी के वो एकदम टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। उस कारण से हेडेक होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है। इसीलिए जब हमारे पास कोई आता है जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होता है, तो हम उन्हें सबसे पहले रिलैक्सेशन करवाते हैं कि हम आपके मसल्स को पहले थोड़ा लूज करते हैं, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल करवाते हैं, आपका हार्ट बीट थोड़ा नॉर्मल करवाते हैं, ताकि वो सारे सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम्स जो इन सारी बीमारियों के होते हैं उसको हम पहले ठीक करें, ताकि आपको फिजिकली ऐसे बेड रिडन ना हो जाए, कोई डिसेबिलिटी ना हो जाए। जैसे बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है, स्ट्रोक हो गया हाई बीपी होने की वजह से, या आजकल काफ़ी रिसर्च आ रही है कि अगर आप अपने डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते हैं, तो लेटर इन लाइफ बिकॉज वो इतने टाइम से आपके दिमाग पे असर कर रहा है, तो आपको डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है, अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर्स रिलेटेड हैं स्ट्रेस से। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस से आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, उससे इवेंचुअली कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो काफ़ी सीरियस बीमारियां हो सकती है अगर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के फिजिकल साइंस या सिम्टम्स को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो इनिशियल लेवल पर अगर कोई एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है, उसको कैसे, इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे जिसको उसे पहचानना चाहिए? तो पहले तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जिसको हम बोलते हैं एक सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब जो हमें पता, निजी जो चीज़ें होती है वो हमें पता चल रहा है कि हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सामने वाले को ज़रूरी नहीं है पता चले। जैसे मान लीजिए अगर आज मेरे पास बहुत पेशेंट है, 10-15 पेशेंट मुझे देखना है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे आपके साथ आके भी बात करनी है, मेरी कोई मीटिंग भी है, बहुत सारे काम हैं और मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो चल रहा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है अचानक से। लेकिन मैं फिर भी पेशेंट से जाके मिल रही हूँ, तो मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो उन्हें नहीं दिख रहा है कि मुझे कोई एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि इनका तो काम है, ये अपना काम कर रही है, लेकिन अंदर से मुझे क्या हो रहा है वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो वो हर इंसान को खुद ही रिकग्नाइज करना होता है कि मुझे कब डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट कि ठीक है ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सो जाएंगे ठीक हो जाएगा, ऐसे करने की बजाय उन्हें देखना चाहिए कि अगर ये बार बार हो रहा है, मुझे किस सिचुएशन में हो रहा है, क्या साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका कोई जनरल फिजिशियन है उनसे मिलिए, वो आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करेंगे। या अगर आप इतने अवेयर हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं ये एंग्जाइटी है और मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ढूंढिए किसी साइकोलॉजिस्ट को जो अगर आपकी कोई जानने में है, या अगर आप किसी से रेफ़र करवा सकते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार बात करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आपको लगता है जाके उनसे बात करके आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम बेटर हो गई है, मुझे बेटर फील हो रहा है, तो आप लीजिए सेशंस लीजिए फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ। अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर मेडिसिन होती हैं इसके लिए जो कि आप ले सकते हैं। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं जो हेल्प करती हैं एंग्जाइटी को कम करने में। एंग्जाइटी के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, एक तो हुआ कि आपने काउंसलिंग की, सेशंस हुए, आपने उनकी बातें सुनी, कई सेशंस के बाद हो सकता है दवाओं की ज़रूरत पड़े। ये दवाएं कैसे काम करती हैं और क्या इनके नुकसान भी होते हैं? बहुत लोग डरते हैं कि एंटी एंग्जाइटी पिल्स जो हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कितनी सच है ये बात? तो पहले जो दवाइयाँ बनती थी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए, उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, पर बिकॉज लोगों ने कंप्लेन करी, ये चीज़ रिकग्नाइज हुई कि हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने भी ये चीज़ कंसिडर करी, और अभी जो नए फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। अब हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, आप किसी भी दवाई को लेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, पर हमें देखना होता है कि उसका रिस्क बेनिफिट कितना है, ज़्यादा रिस्क है या ज़्यादा बेनिफिट है। अगर दवाई का ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आपको दवाई लंबे टाइम की डैमेज से, फिजिकल मेंटल डैमेज से बचा रही है, तो लेना बनता है, भले आप कुछ टाइम के लिए लीजिए और साथ साथ थेरेपी लीजिए। तो दवाइयों में ऐसा होता है, दवाइयों से आपके जो सिम्टम्स हो रहे हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जो किस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, क्या वो वजह आपके फैमिली में टेंशन है, क्या वो आपके दोस्त से कुछ कहा सुनी हो गई वो है, वो वजह जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो एंग्जाइटी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। दवाई लेने से आपका टेम्परेरी सोल्यूशन मिलता है। तो इसलिए हम, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर के रेफरल से आते हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ आप दवाई लीजिए बेशक, उससे आपको जल्द राहत मिलेगी, लेकिन आपको साथ साथ काउंसलिंग भी लेनी चाहिए ताकि हम
बात करके या कुछ एक्सरसाइजेस करके जो आपके अंडरलाइंग कॉज है, किस वजह से एंजाइटी हो रही है, हम उसको एड्रेस करें। तो ये जो दवाइयाँ, जैसे आपने पूछा कैसे काम करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स का जब बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है तो उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो वो जो दवाइयाँ होती है वो केमिकल्स का बैलेंस मेंटेन करती है, वो नॉर्मल करती हैं, ताकि आप नॉर्मल अपने बेसलाइन फंक्शनिंग पे आ पाए, नॉर्मल फंक्शन कर पाए। लेकिन जैसे ही आपने दवाई छोड़ी वैसे ही वापस डिसरप्ट हो गया वो। तो इसीलिए आपको जो अंडरलाइंग प्रोसेस है, अंडरलाइंग कॉज है, वो एड्रेस करना ज़रूरी है। तो फिर दवाइयों को देने को लेकर किस तरह का रूल लगाया जाता है? कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, फिर ग्रेजुअली हटाई जाती हैं? कैसे एंजाइटी की दवाएं दी जाती हैं आमतौर? सो दवाइयाँ पहले डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सिवियर आपकी एंजाइटी है, उस हिसाब से उसका डोज दिया जाता है आपको। यूजुअली एंजाइटी की दवाइयों से थोड़ी नींद आती है, क्योंकि वो आपके मन को शांत करती है, तो आप एकदम रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, तो इसलिए वो रात को दी जाती हैं कि आप रात को ये लीजिए और आराम से नींद आएगी, सो जाइए आप, तो बेचैनी नहीं होगी आपको। और वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं आपकी एंजाइटी की सिवियरिटी पे कि कितनी ज़्यादा एंजाइटी आपको, उस हिसाब से कितना डोज आपको देना है। उसके साथ साथ थेरेपी चलती है आपकी। तो थेरेपी में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजिस्ट या आपके साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि आप बिना दवाइयों के भी काम कर सकते हैं, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद वो दवाई धीरे धीरे कम की जाती है। अगर वो बिल्कुल स्टार्टिंग डोज पे है फिर तो आप उसको बंद कर सकते हैं, अगर वो हाई डोज पे तो उसको धीरे धीरे कम करके फिर बंद किया जाता है उसे। आपने भी बताया कि जब कोई पेशेंट आता है तो पहले उसके फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराई जाती है। वो क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? वो एक्सरसाइजेस हमारे, अगर हम इंडियन सिस्टम्स को देखें, आजकल काफ़ी रिसर्च चल रहा है, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, हम इस चीज़ को काफ़ी निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। अच्छा। तो अगर हम रोज़ योगा करें या मेडिटेशन करें तो उससे हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला था कि आपका जो मन होता है वो एक बहती नाव की तरह है, वो कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, उसको शांत करना सबसे मुश्किल काम है। तो उसको शांत करने के लिए ये मेडिटेशन या योगा जैसी एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं हमारे इंडियन सिस्टम्स में, और हम उसको करते हैं, अगर रिलीजियसली करते हैं, जैसे रोज़ करते हैं सुबह उठ के, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक तो वो एक्सरसाइज हो गई। कुछ लोगों को जैसे जिम जाना पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, फिजिकल एक्सरसाइजेस से भी जो हमारे माइंड में या ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं वो ही केमिकल्स होते हैं जो आप दवाइयों से रिलीज करवा रहे हैं। अच्छा। तो वो आप नेचुरली भी रिलीज कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव रखेंगे। जैसे एंडोर्फिन्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे केमिकल्स जो होते हैं जो आपके ब्रेन और माइंड को सही फंक्शन करवाते हैं, वो सारे केमिकल्स आप नेचुरली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वो तब लो या डिसबैलेंस होने लगते हैं जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमें बहुत स्ट्रेस में डाल देती हैं। बट अगर हम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जिसमें हम योगा एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम जैसे होते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर वो उस टाइम पे हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि नहीं सब ठीक है, जैसी लाइफ चलनी चाहिए वैसी चल रही है लाइफ। अक्सर हमने देखा है कि एंजाइटी का जो मरीज होता है उसको डॉक्टर तक जाने से पहले आसपास जब वो बात करता है तो लोग इसी तरह की सलाह उसे देते हैं कि तुम योग करो, मेडिटेशन करो, पर उसकी ये शिकायत होती है मुझसे कुछ हो नहीं रहा। तो ये जो हो नहीं रहा से होने तक का सफर है, क्या वो तय कर सकता है खुद से? अगर वो चाहे तो कर तो सकते हैं, मैंने ऐसे भी देखा है, लोग खुद से भी करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है खुद से तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो हम पागल हैं। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक मिथ बना हुआ है सोसाइटी में कि अगर आप दिमाग के डॉक्टर के पास या माइंड के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं। तो हमें सबसे पहले तो उसे जड़ से निकालना है उस मिथ को, और दूसरा हमें ये रिकग्नाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्प मांगना वीकनेस का साइन नहीं है। हेल्प मांगने से हम कमज़ोर नहीं होते, उल्टा हमें पता चलता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं कि हम हेल्प मांग सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है वो ही बता सकता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो अंदर से वीक होता है उन्हें 10 तरह की चीज़ें लगती है कि क्या लोग जज करेंगे, क्या कोई बोलेगा, तो उनके लिए हेल्प मांगना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, थेरेपी चाहिए, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही कहती हूँ कि थैंक यू फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आपने ये पहला कदम लिया है, उससे मुझे पता चलता है कि आप जेन्युइनली अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं।
और इससे फिर हम आगे काम करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट भी मोटिवेटेड है अपने आप को ठीक करने के लिए, और उससे वो जो सफ़र होता है कि मन स्थिर नहीं हो रहा है से लेके मन स्थिर होता है, वो हम फिर तय करते हैं। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग। सबसे पहले इस जी। मुसीबत से बाहर निकलिए, अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए और मदद के लिए, जैसे दीक्षा ने कहा कि कोई समस्या नहीं है अगर आप मदद मांगते हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। फिर भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी चाहेंगे नहीं कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी अपने मन की बातें शेयर करें। वो अगर अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा नहीं है, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? उन्हें मैं टिप्स यही दूंगी कि कुछ जैसे उनकी लाइफस्टाइल है, कई बार हमारी लाइफस्टाइल में हम सिर्फ जॉब पे फोकस करने लगते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट है तो सिर्फ पढ़ाई एग्जाम से फोकस कर रहा है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि खाना टाइम से खाना, 3 टाइम जो खाना चाहिए हमें, हेल्दी खाना चाहिए, वो हम इग्नोर करते हैं। नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम नींद कम कर देते हैं अपनी, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं। अगर किसी की नींद कम है तो उनकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी, अच्छा। और उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा। जब तक हम पूरी नींद नहीं लेंगे तब तक हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होती है। तो और उसके साथ साथ हमारी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जॉब पे फोकस्ड हैं तो ऑफिस जाके 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ना वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है। कई लोग आते हैं मुझे बोलते हैं कि हम तो मैडम रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम लिफ्ट यूज़ नहीं करते हैं। या अगर कोई हाउसवाइफ है वो आके बोलती है मैं तो घर में पूरे दिन काम करती हूँ, तो मैं तो पूरे टाइम एक्टिव रहती हूँ। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इस टाइम आप स्ट्रेस लेकर ये काम कर रहे हैं, आप अपने बॉडी पे, अपनी माइंड पे फोकस करके ये काम नहीं कर रहे हैं। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए, कि अगर आप पार्क जाके घूम रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उस टाइम आपका फोकस आपकी बॉडी पे होना चाहिए कि हमें वो करके कितना अच्छा लग रहा है। उस टाइम हमें ये नहीं सोचना कि 10 चीज़ें कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये कुछ टिप्स हैं जो बेसिक लाइफस्टाइल टिप्स हैं, ये मैं मानती हूँ ये सब सलाह देते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। तो जब तक आप ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें एज अ प्रोफेशनल, मैं अगर इन अ थेरेपी सेटिंग में क्या एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, तो उसमें हम कुछ मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। हम एक टर्म आजकल आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम कितना अपने प्रेजेंट में हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर किसी को बेचैनी हो रही है या कोई स्ट्रेस में है, तो उसका मन 10 जगह भाग रहा है, वो प्रेजेंट में नहीं है, वो कहीं ऑफिस में, कहीं घर में, कोई स्कूल में है, वो यहाँ पे नहीं है। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने मन को स्थिर करके अभी जहाँ पे आप हो वहाँ पे लेकर आना, ताकि आप नोटिस कर पाओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी माइंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब आप वो नोटिस करेंगे तब आप उसको शांत कर पाएंगे। तो माइंडफुलनेस में यही होता है, हम बैठ के थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम आसपास देखते हैं, चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो जैसे मैं जो अपने पेशेंट्स के साथ एक्सरसाइज करती हूँ उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। तो उसमें होता है कि हम 7 टाइम्स हम डीप ब्रेथ्स करते हैं। उसके बाद 6 थिंग्स मैं उन्हें बोलती हूँ, 6 चीज़ें आपके आसपास जो आपको दिख रही हैं, आप उन्हें देखिए और बताइए क्या दिख रहा है आपको। ऐसी 6 चीज़ें। फिर 5 चीज़ें आप छू के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है वो छूने, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, कैसा है। फिर 4 चीज़ें जो आपको सुनाई दे रही है अपने आसपास, ट्रैफिक का नॉइज़ है या कोई बोल रहा है आपके आसपास, दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर 3 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कई स्मेल्स होती है, दवाइयों की स्मेल होती है, सैनिटाइज़र की स्मेल होती है, क्या स्मेल कर सकते हैं आप। 2 इमोशंस जो आप अभी फील कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, आप रिलैक्स्ड हैं, आप खुश हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, क्या फील हो रहा है आपको। और एक चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बिस्किट है, कैंडी है, कुछ भी आप मुंह में डाल के आप मुझे बताइए कैसा टेस्ट है उसका। पहले आप उन्हें प्रेजेंट में लेकर आते हैं। तो ये हम सारी सेंसेस को अपने इन्वॉल्व करते हैं, सारी सेंसेस को हम प्रेजेंट में लेके आते हैं। फिर वो मैं यूजुअली फीडबैक लेती हूँ, अब आपको कैसा लग रहा है। तो जो पेशेंट बिल्कुल बेचैन होके आता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर वो हंस के मुझे बताते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हम ऐसी एक्सरसाइजेस हम उन्हें बताते हैं कि आपको ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप जहाँ है वहाँ सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक ये इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी आपको लगता है कि अब मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है अचानक से, इसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अपनी सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं।
ऑनलाइन स्ट्रेस असेसमेंट टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, एंजाइटी असेसमेंट टेस्ट अवेलेबल हैं, वो कितने अच्छे हैं? देखिए, मैं इसमें यही बोलूँगी कि खुद से ना करें ये टेस्ट, क्योंकि आप कुछ टेस्ट करेंगे उसका, तो हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में टेस्ट यूज़ करते हैं हम उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। वो रिसर्च, उस पे बहुत रिसर्च हुआ है उन टेस्ट पे, वो बहुत सारे लोगों पे करे गए हैं अलग अलग पॉपुलेशंस में, और फिर उनके कुछ सैम्पल्स बनाए गए हैं कि इतनी एंजाइटी में इतना स्कोर आना चाहिए। तो ये सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं और इसका प्रोटोकॉल होता है, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इनको करने में, और उन्हें पता होता है कि इतना स्कोर आया है तो इसका क्या मतलब है या इसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो डायग्नोज हम ट्रेनिंग के बाद करते हैं। और जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वो लोग कोई भी बना के डाल सकता है, तो उसका हम कोई रिलायबिलिटी नहीं टेस्ट कर सकते, हमें नहीं पता उस किसने बनाया है, कितनी रिसर्च हुई है, क्या हुआ है। आप वो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट आपको कुछ बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, आप और स्ट्रेस में चले जाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम। आमतौर पर वो टेस्ट यही बताते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। जी, मैंने 2 बार किए ऐसे टेस्ट करने के लिए, तो बहुत हाई बताया था, मुझे कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही चेक करने के लिए किया, तो मुझे समझ वही मैं कह रही हूँ, इन टेस्ट की रिलायबिलिटी हम अश्योर नहीं कर सकते कि कितने रिलायबल टेस्ट हैं। वो आपको कुछ भी बताएंगे, आपने मान लिया वो बात, आप चले गए मेडिसिन लेने उसके लिए, फिर तो मेडिसिन भी तो तभी असर करेगी ना जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप बिना प्रॉब्लम के मेडिसिन ले रहे हैं तो वो फिर और नुकसान ही करेगी आपको। एक तो ऑनलाइन टेस्ट की बात हुई, दूसरी ऑनलाइन दुनिया की बात भी कर लेते हैं। हाल ही में हमने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यंग एज लड़की ने सुसाइड कर ली, इसलिए क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। तो ये जो हम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, क्या ये भी हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा रहा है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लोनलीनेस आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। हम सोशल मीडिया की तरफ तब भागते हैं जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमें वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा होता है। तो अगर कोई लोनली है, घर पे बैठा है उसके पास लोग नहीं है बात करने के लिए, उसके पास ऐसी कोई हॉबीज़ या इंटरेस्ट नहीं है, या वो इंगेज नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो हमारे ब्रेन में जो एक केमिकल होता है डोपामीन, उसको हम बोलते हैं प्लेजर या हैप्पी, जो हमें करता है कि हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, हमें किसी चीज़ को करके अच्छा लग रहा है, या हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने अचीव करा है, वो केमिकल का रोल ये है, रिवॉर्डिंग केमिकल है। तो जब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है जब डोपामीन लो हो रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों की, ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो या फिर कुछ लोग सब्सटेंसेस, अल्कोहल, निकोटीन, इन सब की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये सारे शॉर्टकट्स हैं डोपामीन बढ़ाने के। तो जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो उससे हमारा इंस्टेंट डोपामीन इंक्रीज होता है, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वही जब कोई इन्फ्लुएंसर होता है, जब उन्हें बाहर से वैलिडेशन मिल रहा होता है लाइक्स के फॉर्म में या फिर अच्छे कमेंट्स के फॉर्म में, या कोई उनकी चीज़ें शेयर कर रहा है, तो उन्हें वो एक वैलिडेशन मिलता है, उससे भी डोपामीन इंक्रीज होता है। अब वही वैलिडेशन आपको मिल रहा है और अचानक से ले लिया जाए, छीन लिया जाए या कम हो जाए, तो अचानक से वो जो ड्रॉप होता है डोपामीन में, वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें फिर हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या करें फिर अचानक उसको इंक्रीज करने के लिए। तो ये सोशल मीडिया का एक जैसे रिसर्च ने बताया है, ये सोशल मीडिया एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन एक ही चीज़ है। सेम रिवॉर्ड पाथवे होता है, सेम केमिकल इम्बैलेंस होता है। तो जितना आप किसी को रिहैब में डाल के ठीक करते हैं ड्रग एडिक्शन के बाद, उतना ही सोशल मीडिया एडिक्शन के बाद उसको ज़रूरत होती है हेल्प की। आजकल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया को लेके, और उनका तो सोशल मीडिया का बेसिकली पर्पस ही ये है कि आपको वो एडिक्ट करे ताकि आप उसको ज़्यादा यूज़ करें। तो वहाँ पे जब कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कि आप कैसे अपने दिन में थोड़ी देर के लिए यूज़ करें फिर रख दें, तो जब कोई रेगुलेशन नहीं है तो फिर हम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और सोशल मीडिया पे आप जितनी भी पिक्चर्स देखेंगे, जितनी भी पोस्ट देखेंगे, सब एकदम हैप्पी पिक्चर्स होती हैं। बिल्कुल। कितना फ़र्क है रियल लाइफ और रियल लाइफ में? बहुत फ़र्क है। आजकल काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी आ रहे हैं जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं कि हमारी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी पोस्ट्स ऐसे ही होते हैं जो एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत डेकोरेटेड लाइफ दिखाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। स्पेशली अगर आप वेस्ट से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, ओवर कंजम्पशन एक वहाँ पे ट्रेंड है कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं और अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डेकोरेट कर रहे हैं।
वो देख के जो बच्चे बैठे हैं जो लोनली हैं या जो लोग लोनली हैं, वो उन्हें देख के और बुरा लगता है कि हम अपनी लाइफ में यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि शायद वो भी जो ये दिखा रहा है उनकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो सब सच है, वो रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। जो यंग जनरेशन आपको सुन रही है, उनको सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जो देख रहे हैं उसको फेस वैल्यू पे ही लें, उसमें कुछ उससे इन्फ्लुएंस ना हो। फेस वैल्यू पे तो फिल्टर लगा है। वही तो रिकग्नाइज करना है कि अगर आपको दिख रहा है, आप इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये फ़िल्टर है और ये सच है। तो खुद को अवेयर करना, खुद को थोड़ा रेगुलेट करना कि अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो इतना ना करें कि हम उसी में घुस जाएँ, उसी में बंध जाएँ और फिर हमें अपनी बाहर की लाइफ ही ना दिखाई दे। तो सोशल मीडिया यूज़ किया ठीक है, लेकिन अपने आसपास के भी लोगों से बात कीजिए, उनके भी बारे में जानिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स बनाइए, बाहर जाके कुछ स्पोर्ट्स खेलिए, शाम को जाके फुटबॉल, बैडमिंटन कुछ खेलिए। तो जितना आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हो और अपनी रियल लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए, तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से कितनों को सच में फ़ोन मिला सकते हैं। आज ही एक्सरसाइज करके देखिए कैसा आंकड़ा निकलेगा अगर ऐसा कोई ट्राई करे कि फेसबुक फ्रेंड्स तो 5,000 आई है। वुड लव टू नो ऑनेस्टली। मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर उसमें से, उन फॉलोअर्स में से आप मान लीजिए 20-30% को भी आप कॉल करके या बुला के बात कर पाए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इन फॉलोअर्स का कितना मतलब, कितना मीनिंगफुल है आपके ये फॉलोअर्स आपकी लाइफ में। कितने परसेंट होते हैं? आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे खुद के फॉलोअर्स में मुझे लगता है मुश्किल से 10-15% होंगे जो जिनसे मैं एक्चुअल रियल लाइफ में इंटरेक्ट करूँ। राइट। तो फेसबुक में और फेस टू फेस होने में जो फ़र्क है, आज आप उसका एक असेसमेंट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया जो आपको दिखा रहा है, कम से कम वो तो आपकी स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलते-चलते एक सवाल ऐसा भी है कि कुछ लोगों को एंग्जायटी ज़्यादा महसूस होती है, कुछ लोग टफ सिचुएशंस को भी हैंडल कर लेते हैं। क्या वजह है? क्या पर्सनैलिटी टाइप है? क्या रीज़न है कि जो स्ट्रेस को लेने की कैपेसिटी है वो अलग-अलग है हर किसी की? तो साइकोलॉजी में एक टर्म होता है और मैं पर्सनली इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इवन जो ट्विन्स होते हैं, जो कॉन्जेनिट, जो ट्विन्स जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं, वो भी अलग होते हैं, उनकी भी पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं। तो जैसे अगर आप देखिए, किसी के थंब प्रिंट्स सेम नहीं हो सकते, फिंगरप्रिंट्स किसी के सेम नहीं होते, वैसे ही लोगों की पर्सनालिटी या माइंड जो होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस को, जिसको हम रेजिलिएंट बोलते हैं, कि वो रेजिलिएंट होते हैं लाइफ की सिचुएशंस को लेके, उन पे टफ सिचुएशंस आए, मुश्किल आए, वो हंसते हंसते निकल जाएंगे उससे। या मान लीजिए हंसते हुए ना निकले, लेकिन उन्हें पता होता है कि कैसे हैंडल करना है, वो दूसरों की हेल्प लेके या खुद के अपने रिसोर्सेज से उसको हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रश हो जाते हैं उस प्रेशर के अंदर, कि हम उनसे हैंडल नहीं होती वो चीज़ें, वो प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि कई लोग ऐसे कदम भी उठा लेते हैं सुसाइड जैसे। तो ऑनेस्टली ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा कौन होता है जो हैंडल कर लेता है और ऐसा कौन होता है जो नहीं कर पाता है। ओके। स्ट्रेस की अगर मैं आपको एक परिभाषा बताऊं, तो स्ट्रेस या एंग्जाइटी की यही परिभाषा है कि ये तभी होता है जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपका कंट्रोल खो जाए, या आपकी जो पर्सनल एक सेंस ऑफ सेफ्टी होता है उस पर थ्रेट आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेस होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई काम है कल, और आपको पता है आपने पहले भी ऐसा कुछ काम किया है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले भी किया है, आप सक्सेसफुल रह चुके हैं इस काम में, तो ये काम को लेके आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा काम आ जाए जो आपने पहले कभी नहीं किया है, और ना ही आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं उस काम को करने के लिए, तब आपको स्ट्रेस होगा। तो उसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम हेल्प लेंगे तो लोग जज करेंगे, तो इसलिए लोग हेल्प नहीं लेते और फिर अपने आप ही जूझते जूझते या तो वो टूट जाते हैं या फिर अपना रास्ता निकाल लेते हैं। स्ट्रेस को झेलने का थ्रेशोल्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ और मुझे ज़्यादा समस्या ना हो? जो थ्रेशोल्ड होता है वो सबका अलग होता है, और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? जब हम हेल्प लेके अपने आप को
कुछ ऐसी टेक्निक्स में ट्रेन कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। अगर मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर अपने आप को शांत करूँगी, क्योंकि बीइंग अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मैंने काफ़ी न्यूरो एनाटमी, न्यूरो साइंस पढ़ा है। तो हमारे ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा लॉजिकल ब्रेन जिसको हम रैशनल ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक होता है हमारा इमोशनल ब्रेन, और ये 2 हिस्से कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। तो अगर आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव है, जिसमें आप स्ट्रेस में हैं, गुस्से में हैं, एंग्जाइटी में हैं, उदास हैं, तो आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं काम करेगा उस टाइम पे। अगर आप अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे तो आपका इमोशन थोड़ा बैक सीट ले लेगा, कि फिर इमोशन पे हमारा फोकस नहीं होगा, फिर हम लॉजिक पे फोकस करेंगे। तो जब हम अपने माइंड को काम करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को थोड़ा ठंडा करते हैं, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन फिर एक्टिव होता है, फिर हम देख पाते हैं, उसको लॉजिकली एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशन को कि अब हमें करना क्या है। तो अगर आप बोले थ्रेशोल्ड कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले अपने माइंड को काम करा जाए, ताकि हम लॉजिकली हर एंगल से सिचुएशन को देख के समझ पाए कि हमें इससे कैसे डील करना है। यानी सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। गुस्सा कैसे कम किया जाए? कुछ लोगों को अचानक दूध के उबाल की तरह गुस्सा आता है, क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया, एंग्जाइटी और गुस्सा उसी सिचुएशन में आता है जब आपको लगता है आपका सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, अब हमारे बस में नहीं है। जी। तो उस टाइम आपका माइंड कैसे रिएक्ट करे, या तो वो डरेगा या फिर उसको गुस्सा आएगा कि हम कैसे किसी भी तरह से करके उस पर कंट्रोल लेकर आए अपना। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके माइंड को आपको शांत करना है पहले। तो जैसे अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो पहले फिजिकली, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मेरे सामने कुछ हो रहा है, मेरे कंट्रोल से बाहर है वो चीज़, या मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सेफ्टी पे ये थ्रेट है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, और मुझे लग रहा है मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस टाइम गुस्से में। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक स्टेप पीछे होना है। तो मैं खड़े होके एक स्टेप पीछे चले जाऊंगी। ओके। फिजिकली आई स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन, ताकि मेरे माइंड को भी या ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि अभी मैं सिचुएशन से हट चुकी हूँ। फिर मैं उस सिचुएशन को देखूंगी कि या एनालाइज करूंगी कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। रिएक्ट करने की जगह हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो अगर उस टाइम भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं अभी भी मैं बॉडी काम नहीं हो रही है, माइंड काम नहीं हो रहा, तो अपने आप को पहले डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उस सिचुएशन से हटिए। या तो आप वहीं पे जॉग करना शुरू कर दीजिए, कुछ म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, जो जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन गुस्सा आ रहा है वो कहाँ से म्यूजिक सुनेगा, पता नहीं। वही कहना चाह रही हूँ, जो जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन मिले, आप कुछ और सोचिए, कुछ और देखने लग जाइए, ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करिए, बिल्कुल वहां से हट जाइए, ताकि आपका माइंड उससे डिसएंगेज हो, थोड़ा उस सिचुएशन से डिसएंगेज होके फिर आप लॉजिकली उसको देखिए और सोचिए कि हमें क्या करना है इसमें। तो एंगर मैनेजमेंट में जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, एंगर मैनेजमेंट में उन्हें यही सिखाया जाता है कि रिएक्ट करने से पहले हमें कैसे सोचना चाहिए, तब फिर हम उससे रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन पे। ओके। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी तजुर्बों का, एक्सपीरियंसेस का, यानी अनुभवों का ही नाम है, और आप अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सब काम अगर आप धैर्य के साथ करेंगे तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर, आप अपनी बेचैनी को कोई भी नाम दे, उसे कंट्रोल कर पाएंगे। आज आपको दीक्षा जी ने बहुत सारी टिप्स भी दी हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करके डे टू डे लाइफ में भी अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी मदद की ज़रूरत हो तो साइकोलॉजिस्ट की तलाश करने से हिचके नहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आई एम श्योर आज बहुत सारे लोग ग्राउंडिंग टेक्निक तो ज़रूर ट्राई करेंगे फ्रॉम 7 to 1। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ लोग ट्राई करें, और हम जितना मेंटल हेल्थ का एक बर्डन कम कर पाएँ इस कंट्री में, उतना हम बिल्कुल चाहेंगे। और ये अवेयरनेस भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी ज़रूरी है कि हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच।